अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो आप पहले अपनी बुक देख लीजिए, सोशल प्लानेट, ये आपकी बुक का नाम है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन करिए और देखिए पीए फर्स्ट में आपके क्या क्या आएगा। ठीक है, पीए फर्स्ट में आपका सिलेबस क्या है। तो पीए फर्स्ट में देखिए हिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं। हिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी 1 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं, इसमें भी 3 चैप्टर हैं, इसमें भी हम 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और सिविक्स में आपके कितने चैप्टर हैं, सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें से हम ये आज चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स का। ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने आ रहे हैं वो है सिविक्स डेमोक्रेसी। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट 143 पे खोलिए, पेज नंबर 143। ठीक है, अब ये है पेज नंबर 143 डेमोक्रेसी। यहाँ पर लिखिए पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर उस दिन की डेट लिख देगा, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख देगा। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स रीड। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा, प्रेफर्ड मतलब मोस्ट प्रेफर्ड मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाली गवर्नमेंट है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, आज की दुनिया में जो डेमोक्रेसी है सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली गवर्नमेंट है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सो मैनी एडवांसमेंट डेमोक्रेसी रिमेन्स एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ तक कि काफ़ी एडवांसमेंट के बावजूद भी डेमोक्रेसी क्या है, एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, अभी तक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी एडमिट्स वैरायटी एंड इट ऑल्सो परमिट क्रिटिसिज्म। और ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी क्या एडमिट करती है, वैराइटीज़ एडमिट करती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो परमिट क्रिटिसिज्म, और वो आपकी आलोचना यानी देश निकालना, क्रिटिसिज्म, ठीक है, दोष निकालना, कमी निकालने की भी इजाज़त देती है कि जो कमी है हमें वो बताइए, हम पूरा करेंगे उसे। ठीक है, तो दोष निकालने की इजाज़त है, यहाँ पर परमिट है। डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक एंड रोमेनियन सिविलाइजेशन। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ हम कहाँ पर बात करेंगे, कहाँ पर पहुँच जाते हैं हम, ग्रीक और रोमेनियन सिविलाइजेशन के तरफ पहुँच जाते हैं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस और डेमोज। जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो किससे बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोस और डेमोस के लो, जिसका मतलब है पीपल यानी लोग, एंड क्रेटीन और क्रेटिया मीनिंग रूल। ठीक है, डेमोस क्रेटिया, इससे वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है डेमोस और क्रेटिया, इन दोनों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, प्यूपिल, और क्रेटिया का मतलब है रूल यानी पीपल रूल। दस इट इम्प्लाइज दैट द रूल ऑफ पीपल यानी इंसानों का, लोगों का रूल, लोगों की हुकूमत, रूल ऑफ पीपल। ठीक है, इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी का। द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन ने जो इनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी थी डेमोक्रेसी की, वो क्या है, यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। क्या नाम है इनका, अब्राहम लिंकन। इन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट है लोगों की। ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, इन्होंने कहा। एंड बाय द पीपल, और लोगों के जरिए बनाई हुई गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम, उसे भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड फॉर द पीपल, और जो गवर्नमेंट लोगों के ज़रिए हो और लोगों के लिए हो और लोगों की ही हो गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट क्या है, आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जितने भी नेता इलेक्ट होंगे वो किसके ज़रिए इलेक्ट होंगे, पीपल के ज़रिए, लोगों के ज़रिए। ठीक है, लोग उन्हें इलेक्ट करेंगे, लोग जिसे चाहेंगे उसे नेता बनाएंगे। द सुप्रीम पावर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिलोंग्स टू द पीपल। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम पावर है कंट्री की, डेमोक्रेटिक कंट्री की, वो किससे बिलोंग कर रही है, पीपल से, लोगों से। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन 2 पिलर, इक्वलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी किस पे हमेशा बेस्ड करती है, किस पे डिपेंड है, हमेशा 2 पिलर पे, 2 खंभों पे, किस पे, इक्वलिटी और लायबिलिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, डेमोक्रेसी टुडे इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ।
हम डेमोक्रेसी को क्या मानते हैं, खाली एक गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के ज़रिए तरीके को भी हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। वे ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के गुजारने के तरीके को भी हम अपनी ज़िंदगी के ज़रिए जो वे है उसे भी हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इन डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के अंदर जो है, जो सुप्रीम पावर जो है, पूरी जो पावर है, मेन पावर है, वो किससे आती है, वहाँ लोगों से, कंट्री के लोगों से, ठीक है। किससे लाई करती है, कंट्री के लोगों से। दिस पावर टू एडमिनिस्टर इज नॉट वेस्टेड विद पर्टिकुलर कास्ट, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कास्ट या क्लास ऑफ द पीपल को नहीं दी जाती, बट इन द कम्युनिटी एज अ होल। मगर ये यहाँ तक कि सारी जितनी भी कम्युनिटी है सबको ये पावर दी जाती है कि वो इलेक्शन इलेक्ट कर पाए, और डेमोक्रेसी के अंदर उसके राइट होते हैं कि अपने गवर्नमेंट बना पाए, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस, और जो डेमोक्रेसी के अंदर लोग हैं उन्हें इजाज़त है, इस चीज़ की इजाज़त है कि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, वो हिस्सा ले पाएँ गवर्नेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी वन पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली। गवर्नेंस का मतलब क्या है, सक्षम, मतलब वो जो काम हो रहा है, जो गवर्नेंस बनाई जा रही है, उसमें हर इंसान पार्टिसिपेट कर पाए, हिस्सा ले पाए, ठीक है। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन यानी रूल। यहाँ क्या है, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी पार्टिसिपेट्स इन इट डायरेक्टली, कि एवरी वन, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो है डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर दे। पीपल हैव राइट एंड ड्यूटीज टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लोगों के कुछ इसमें राइट्स हैं, कुछ हक हैं उनके कि वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कुछ की एलिमेंट्स हैं। अब की एलिमेंट्स क्या हैं इसके, फर्स्ट क्या है, इक्वलिटी फॉर सिटीजन्स, मतलब डेमोक्रेसी इंसान को, लोगों को, या इंडिया की डेमोक्रेसी इंडिया के लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करती है, इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, मतलब हर सिटीजन्स के लिए इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इक्वलिटी में क्या है, इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और बर्थ। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर सभी सिटीजन्स, जितने भी लोग हैं, सबके इक्वल राइट हैं, बराबर का हक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ गैर बर्ताव या बुरे तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा, ऊंच नीच नहीं की जाएगी उसके साथ। किसके बेस पर, कि दूसरे कास्ट का हो, या कहीं काला हो या गोरा हो, इस बेस पर। या क्रीड यानी बिलीफ या पाथ, उसका यकीन क्या है, उसका भरोसा क्या है, उसका रिलीजन क्या है, या उसकी बर्थ के लेकर, ठीक है, उसकी बर्थ कैसी है, जन्म कैसा है, किसी भी बेस पर उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोगों का पार्टिसिपेशन। इन डेमोक्रेसी पीपल आर गिवन द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एट ऑल लेवल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उन्हें ये हक मिलता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। पूरी तरह से गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ एट ऑल लेवल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हर लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाएँ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में किसी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, किसी भी बिना डिस्क्रिमिनेशन के बिना, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाई एंड फॉर्म द पीपल रन द गवर्नमेंट, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो नेता चुने जाते हैं गवर्नमेंट के, वो इन्हीं के जरिए इलेक्टेड होते हैं, इन्हीं के जरिए क्या होते हैं, फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल रन द गवर्नमेंट, और इन्हीं के जरिए बनाए जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट चलाई जाती है। लायबिलिटी क्या है, इन डेमोक्रेसी पीपल गेट लायबिलिटी यानी फ्रीडम, यानी आज़ादी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस, मतलब इंसान को इतनी आज़ादी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर इंसान को, लोगों को, पीपल को इतनी आज़ादी दी गई है, इतनी छूट दी गई है कि वो अपने कुछ सोच सकें अपना, और अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर सकें कि वो क्या सोचते हैं, किसी भी एक्टिविटी को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर वो बता सकें, अपनी चीज़ों को जाहिर कर सकें, ठीक है। टू इंश्योर इक्वलिटी टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स इन इंडिया द वोटिंग राइट आर गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस एक्सेट्रा। अभी क्या कह रहे हैं,
इंश्योर करने के लिए, इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए, हर किसी को बराबर का हक देने के लिए क्या किया गया? एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो बड़े हैं, समझदार लोग हैं, बालिग लोग हैं, जो उन्हें क्या हक दिया गया? द वोटिंग राइट्स आर गिवन इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब उन्हें इस चीज़ का हक दिया गया कि वो वोट कर सकें, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट बना सकें खुद, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए उन्हें किसे, जो एडल्ट लोग हैं, जो बालिग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें ये हक दिया गया कि वो अपना सिटीज़न चूज़ कर सकें, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर, किसके बेस पर? कि कास्ट, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी एजुकेशनल स्टेटस हो, कोई भी हो, सबको बराबर का हक मिलेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया कि टू इंश्योर इक्वलिटी, मतलब हर किसी को इक्वलिटी देंगे, और यहाँ पर हर किसी को ये राइट मिलेगा कि वो पार्टिसिपेशन कर पाए, मतलब हिस्सा ले पाए गवर्नमेंट बनाने में। लाइबर्टी में क्या है? लाइबर्टी में क्या है? इन डेमोक्रेसी पीपल गेट लाइबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, मतलब वो हर इंसान को ये हक मिलेगा कि वो सोच पाए, समझ पाए, और वो अपनी राय जाहिर कर पाए, ठीक है, अपनी राय बता पाए। टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ एडल्ट सिटीजन इंडिया, ये वही मैंने अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको कि इंडिया में वोटिंग सिस्टम जो हमारा है उसमें ये हक दिया गया, जो समझदार लोग थे उन्हें सबको हक दिया गया, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी उसकी जात हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको हक था ये कि अपना वो लीडर चूज़ करने के लिए इलेक्शन में क्या कर पाए? वोट दे पाए, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसे हम कहते क्या हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। मतलब इसे जो है, ये जो हक दिया गया गवर्नमेंट के जरिए, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। It is an essential aspect of all democracies as it is based on the idea of equality, और ये बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी एक्सपेक्ट है डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि ये किस पर बेस्ड है? इक्वलिटी, बराबरी के आइडिया पर है, ठीक है। इट एश्योर्स दैट एवरीवन हैज़ राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये जो है, ये जो हक दिया गया, इसमें क्या कहा गया कि हर किसी के पास, इसने क्या बताया, इसने क्या हक दिया कि हर किसी के पास बराबर का हक है कि वो वोट कर पाए, इलेक्शन में लोगों को वोट दे, जो इलेक्शन में नेता हैं उन्हें वोट कर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 144। अब यहाँ देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के अंदर क्या क्या इक्वलिटी दी गई, क्या क्या बराबरी, या ये कह लिए क्या क्या हक दिए गए, ठीक है, कितने राइट्स दिए गए। The rule and law states the supremacy of law, which means that all persons, मतलब ये क्या कह रहे हैं, जिसमें द रूल ऑफ लॉ, जो कानून का जो रूल है, जो कानून की किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे, उसमें क्या है कि द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब जितने भी लोग हैं, विच मीन्स दैट ऑल पर्सन, जिसका मतलब ये है कि जिसमें भी जितने भी हमारे जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, आर सब्जेक्ट टू लॉ, उससे कानून फॉलो करना पड़ेगा। जो कानून बना दिया गया उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, विच मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल पीपल बिग और स्मॉल आर इक्वल बिफोर लॉ। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बता दिया कि हर पर्सन को इक्वल माना गया है बिफोर लॉ, मतलब कानून के अंदर हर इंसान को बराबर का हक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि लॉ इज सुप्रीम, कि कानून ही सुप्रीम है, उसी की बात माननी पड़ेगी, कोई अपनी नहीं चलाएगा, ठीक है। एंड ऑल पीपल बिग और स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और चाहे इंसान बड़ा हो या छोटा, मतलब उम्र में बड़ा हो चाहे उम्र में छोटा हो, या पैसे में बड़ा हो या पैसे में छोटा हो, ठीक है, कास्ट में, रिलीजन में या कलर में, चाहे गोरा हो या काला हो, सबको बराबर कानून फॉलो करना पड़ेगा। हर कोई बराबर है कानून के अंदर, ठीक है, सबका इक्वल है, सब इक्वल है बिफोर द लॉ, कानून के अंदर। Everybody has to abide by the law and anybody who violates the law is punished according the law punished according the law। मतलब ये कहने चाह रहे हैं, जो abide मतलब होता है पालन करना, हर किसी को कानून का पालन करना पड़ेगा, और जो इसे वायलेट करेगा, जो मतलब इस पे फॉलो नहीं करेगा, इसे इसके खिलाफ जाएगा, वायलेट करेगा इसे कानून को, उसे पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग द लॉ, मतलब कानून के हिसाब से ही उसे सज़ा दी जाएगी।
दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी सो एज टू प्रिजर्व द ट्रू नेचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर एवरीवन्स डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, तो इसे बचाने के लिए प्रिजर्व द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो सच्चा ट्रू नेचर है, जो सच्चा नेचर है, ट्रू नेचर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेयर एवरीवन डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड, वहाँ हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे बचाने के लिए जहाँ पर हर किसी की डिग्निटी, हर किसी की इज्जत जो है रिस्पेक्टेड है, हर किसी की वैल्यू है, हर किसी को इज्जत दी जा रही है, उसे क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। नो मैन इज कंसिडर्ड अबव लॉ, इसमें हमें क्या करना चाहिए, किसी भी इंसान को कानून से ऊपर मत जाने दो, किसी को कानून से ऊपर मत समझो कि मतलब अरे इसके लिए तो ये कानून है नहीं, ये जाए जो चाहे वो कर सकता है, ये तो नेता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये पुलिस वाले का बेटा, ये जो है 18 साल से पहले बिना डीएल के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला सकता है। ठीक है, ये कानून सबके लिए है, चाहे वो पुलिस वाले का बेटा हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वकील हो, कुछ भी हो। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। तो वही मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। ठीक है, इन नटशेल इट स्टेट दैट ऑल आर सब्जेक्ट्स टू लॉज एंड नो वन एंजॉय एन स्पेशल प्रिविलेज। नटशेल वैसे तो उसे कहते हैं अखरोट के छिलके को। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं जो कानून की किताब है, कानून है, उसमें क्या लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है कि जितने भी लोग हैं, स्टेट दैट ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉज, मतलब हर किसी, इट स्टेट दैट ऑल आर सब्जेक्ट टू लॉज, हर किसी को लॉ कानून फॉलो करना पड़ेगा। नो वन एंजॉय एन स्पेशल प्रिविलेज, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई उसे स्पेशल क्राइटेरिया, स्पेशल प्रिविलेजेस उसे मिल रही होंगी कि वो तो स्पेशल है तो उसके ऊपर ये कानून नहीं है। जैसे कि अब कोई बड़ा आदमी है या वकील का बेटा है या वकील है, तो उसे कह दिया अरे आप वकील हैं, आपको गाड़ी के कागज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर के कानून है। ठीक है, नो वन इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ, नो वन इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ, मतलब किसी इंसान को छूट नहीं प्राप्त होगी। एग्जेम्प्टेड मतलब छूट मिलना, लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से किसी को भी छूट नहीं प्राप्त है। जो कानून एक पर है वही कानून सब पर लागू होगा। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट में, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी आदमी को हम, किसी लोग, इंसान को हम इस वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते या उसे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि वो दूसरे मज़हब का है, या वो काला है, या वो दलित फैमिली से है, या वो नीची कास्ट का है, उसकी जात छोटी है। ठीक है, उसकी वो, अरे उस दिन वो दूसरी वहाँ पर पैदा हुआ था, या वो लड़का है, वो लड़की है, वो लड़की है, हाँ, लड़कों के बराबर नहीं है। पहले ये मानते थे ना, लड़कियाँ पैदा होती थी तो लोग बाग जो है मार दिया करते थे। तो वही कहते हैं कि लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जात का हो, या कोई भी कलर का हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, सबके लिए कानून बराबर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो गोरे लोग हैं उन्हें छूट मिल जाएगी, काले लोग हैं उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अब ये कह रहे हैं हर इंसान, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी कलर, कोई भी रेस के हो, उन्हें क्या है, उन्हें इतना हक है इस चीज़ का, वो कोई भी पब्लिक प्लेस को, कोई भी पब्लिक मतलब जो हमारी आम जगहें हैं वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं सभी, कोई भी होटल्स में कोई भी जाके घूम सकता है, कोई भी रह सकता है, किसी भी दुकान से कोई भी दुकान सामान खरीद सकता है, मार्केट में जा सकता है, किसी भी कुएं से कोई भी इंसान पानी पी सकता है। या ऐसा नहीं है कि उस कुएं में वो इंसान पानी नहीं पिएगा, वो पिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई पी सकता है। कोई भी रोड है तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग प्राइवेट रोड बना दी। ठीक है, या बाथिंग घाट है, कोई नहाने की जगह है, घाट है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, वो सिर्फ नहा सकते हैं, गरीब नहीं नहा सकते। ठीक है, तो ये कानून के अंदर नहीं है, सबको ही बराबर का हक दिया गया है कानून के अंदर। थर्ड क्या है, इट देबर्स अनटचेबिलिटी एंड एनी बडी प्रैक्टिसिंग इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। देबर्स कहते हैं रोक देना। ठीक है, ये क्या रोकता है, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाली होती थी ना पहले कि अरे तुम तो दलित कास्ट के हो, दलित हिंदुओं में होता था, पहले हिंदू रिलीजन में होता था कि दलित जो कास्ट होती थी उन्हें बिल्कुल ही अपने बराबर नहीं बैठने देना, अपने घर में नहीं घुसने देना, यहाँ तक कि अपने कुएं से पानी भी नहीं निकालने देते थे, या उनके मटके में जिसमें पानी है अगर उसे छू दिया तो मटका फेंक देते थे कि अरे ये तो अब अछूत हो गया, ख़राब हो गया, गंदा हो गया, ये इन्होंने छू लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनटचेबिलिटी। ये जो ये अनटचेबिलिटी है कि तुम हमें नहीं छू सकते, तुम गंदे हो या तुम नीची जात के हो, तो ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करा, इसमें कानून ने क्या किया, रोक दिया,
इस पर रोक लगा दिया, ठीक है। एंड एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, और कोई अगर ये सारी हरकतें करता है, इसे प्रैक्टिस करता है, तो वो पनिशेबल होगा, उसे सज़ा मिलेगी कानून के हिसाब से, ठीक है। दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज मैनी लॉज टू क्रिएट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट स्टिल मैनी रिमोट एरियाज पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड सोशल स्टेटस। यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें काफ़ी कानून बना दिए गए हैं ऐसे, जिसमें कि कंट्री में क्या हो, ये सारी चीज़ें कास्ट और रिलीजन और इन सब के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं या ख़त्म हो जाएं, इसलिए बना दिए गए हैं। मगर कुछ अभी पुराने रिमोट एरियाज़, मतलब पुराने पिछड़े, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जो गंवार इलाका है, ठीक है, रिमोट एरिया, ठीक है, जो पुराने इलाके हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, वहाँ पर अब भी ऐसी तरह की ये डिस्क्रिमिनेशंस हमें मिल जाएंगी अब भी, जैसे कि कास्ट के बेस पर या कलर के बेस पर या सोशल स्टेटस के बेस पर, ये सारी चीज़ें अभी भी मिल जाती हैं। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन द इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम, और जो इंडिया के अंदर जो सबसे आम तौर पर जो इनइक्वालिटी मिलती है हमें, वो किस पर मिलती है, कास्ट सिस्टम को लेकर, जात को लेकर, जाति को लेकर क्या है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, रूरल एरिया यानी गांव वाले एरिया में, अर्बन एरिया यानी शहर वाले एरिया में। शहर और गांव दोनों एरियाज़ में, दोनों जगहों पर मिलता है। वन सच क्लास दैट फेसेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दलित, और जो इसमें से एक क्लास है, एक एग्जाम्पल दी है जिसे बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी इसने क्या की है, मतलब काटी है, इसके ऊपर दलित जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीट किया गया और अब भी कई जगह पर ट्रीट किया जाता है। तो इनकी एग्जाम्पल क्या है, दलित है ये। द टर्म मीन ब्रोकन, और दलित का मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ, कुचला हुआ, बर्बाद कर दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल बेकार। दलित का मतलब क्या होता है, ब्रोकन। They are not allowed to mix with common people and are often mistreated by higher class। इन्हें क्या था कि इन्हें ये हक नहीं था कि वो आम लोगों के बीच में बैठ सकें या उनके बीच में बात कर सकें, यहाँ तक कि उनके बीच से गुजर के नहीं जा सकते। वो खड़े हैं तो उन्हें रुकना पड़ेगा दलित को कि वो हट जाएं तब हम जाएं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी और मिसट्रीट किया जाता था, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था, अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता था। जो अमीर लोग थे, हायर क्लास वाले थे, जिनकी हायर सोसाइटी के लोग थे, वो उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते थे, ठीक है, बहुत मिसट्रीट करते थे। दे हैव नो राइट टू रिसीव एजुकेशन और अवेल फैसिलिटीज़ विच अदर कॉमन पीपल आर एंटाइटेड टू डू, और इनके पास ये हक नहीं था कि वो एजुकेशन यानी पढ़ाई कर सकें और वो सारी फैसिलिटीज़ उठा सकें, वो सारे फ़ायदे ले सकें जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो सारी सुविधा नहीं ले सकते थे जो आम जनता ले रही थी, या उसका ये कह लिए कि वो सारी सुविधा का आनंद नहीं ले सकते थे जो कि आम जनता इस्तेमाल कर रही थी, वो सारी फैसिलिटीज़ इनके लिए नहीं थी। बट दिस इज़ इनह्यूमन एंड अनएथिकल, मगर ये क्या है, इनह्यूमन है, ये इंसानियत नहीं है, और अनएथिकल है, अनएथिकल है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ठीक है, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें कि वो दलित है, वो छू लेगा तो हम नापाक हो जाएंगे या हम गंदे हो जाएंगे, 3 दिन तक हमें जो है क्या कहते हैं, हम गंदे हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पिछड़े हुए जो गंवार लोग होते थे ना, उनके अंदर होती थी ये। अब फिर हल्के हल्के लोग बाग एजुकेशन आने लगी, पढ़ने लगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन सबको समझ में आने लगा ये सब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वॉज अ दलित is seen as मसीहा of Dalits for his contribution to uplifting of Dalit इन इंडियन सोसाइटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है, ये जो हैं दलित थे, ठीक है, ये एक तरह से मसीहा बनकर आए दलित के लिए। इन्होंने क्या किया, दलित जो थे इंडिया सोसाइटी के, उन्हें नाम दिया, उन्हें ऊंचा, उनका रुतबा बढ़ाया। कैसे, डॉक्टर अम्बेडकर्स एंड मैनी अदर पीपल एफर्ट हेल्प टू इरेडिकेट सोशल इविल लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ये भी दलित से थे, और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को एफर्ट किया, हेल्प किया, मदद की, और इरेडिकेट सोशल इविल्स, मतलब जो सोशल इविल्स थे, जो फालतू की चीज़ें चल रही थी, जो कास्ट को लेकर और रिलीजन को लेकर, इन सबको, कलर को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, अनटचेबिलिटी की चीज़ें चल रही थी, इन सबको इन्होंने ख़त्म किया, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया, ठीक है। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 17, और यहाँ तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कानून है, उसमें आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 जो है हमारा कानून, उसमें बताया गया है कि एबॉलिश अनटचेबिलिटी,
कि ये जो होता है ना कि अछूत वाली बात कि हम छूएंगे नहीं, वो हमें छू नहीं सकता, वो दलित है, नीची जात का है, तो ये अनटचेबिलिटी वाली बात ख़त्म कर दी गई कि ऐसा कुछ नहीं है ना, हर इंसान बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एनी एक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, इस आर्टिकल के ज़रिए कोई भी डिसेबिलिटी का अगर एक्ट हो रहा है अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एन ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर लॉ, तो क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी। जो आदमी ये बात कर रहा है या ये चीज़ें कर रहा है, किसी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है या उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी और बहुत ज़्यादा पनिशेबल अंडर लॉ, मतलब उसे सज़ा मिलेगी। रेस्ट्रिक्शन ऑन टेम्पल एंट्री और यूज़ ऑफ पब्लिक वेल्स। अब डिसेबिलिटी मतलब किस तरह की डिसेबिलिटी, कि तुम्हें मंदिर में नहीं आने देंगे, या तुम पब्लिक वेल, ये जो हमारा पब्लिक का कुआं है, जो लोगों का कुआं है, उसमें से पानी नहीं पी सकते, और तुम यहाँ पर हमारे मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें अगर कोई करता है तो उसे क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी, कानून उसे सज़ा देगा। डेमोक्रेसी इन एक्शन। अब डेमोक्रेसी इन एक्शन को में क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म्स अ सोसाइटी, डेमोक्रेसी क्या बनाती है, एक सोसाइटी बनाती है, ठीक है, एंड इकोनॉमी फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, और इकोनॉमी, सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए प्रॉपर गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी सच एज जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी इज डीपली इंटरवोवन विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द पीपल। जो बेसिस हैं, जो जड़ें हैं डेमोक्रेसी की, जैसे कि जस्टिस, यानी जस्टिस कहते हैं न्याय, इक्वलिटी यानी बराबरी, फ्रीडम मतलब आज़ादी, डिग्निटी मतलब सबके, हर किसी को हक हो, जैसे मैंने भी पीछे बताया था अभी, इस डीपली इंटरवोवन मतलब पूरी तरह से ये बुनी हुई है विद द सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ उसमें मिल जाएंगी आपकी। इंटरवोवन मतलब एक तरह से बुन दिया गया है, उसी से ही मतलब बुनी हुई है, सिली हुई हैं ये सारी चीज़ें। Only universal franchise does not suffice the need of people living under democratic government। और खाली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से ही ऐसा नहीं होगा कि पूरी जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो नीड हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, वो पूरी हो जाएं, ठीक है। बट इट रिक्वायर्स लाइब्रेरी आर्टवर्क इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर वेयर लाइज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। और भी इसमें क्या है, इट रिक्वायर लाइब्रेरी आर्टवर्क, इसमें और भी काम की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि सोशल में या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्फेयर में देखा जाए तो इसमें अभी और भी हमें ज़रूरत है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया कि आपको हक मिल गया कि कानून या रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, अपना नेता चूज़ करने के लिए, तो आप जो है क्या हो गए, डेमोक्रेसी में आ गए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, दिस इज़ द बेसिस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो यही एक जड़ है, यही बेसिस है, यही बेस है डेमोक्रेसी का, ट्रू बेसिस का, ठीक है, ट्रू डेमोक्रेसी का। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, अब सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। द यूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट टू इलेक्ट अपॉइंट द लीडर और टू रिमूव देयर राइट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारे पास ये हक होना कि हम जो है नेता इलेक्ट कर पाएँ, सेलेक्ट कर पाएँ, चूज़ कर पाएँ, या कोई अपॉइंट कर पाएँ, या लीडर अपॉइंट कर पाएँ, और टू रिमूव देयर रूलर इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये भी हक होना कि हम अपने नेता को या रूलर को हटा सकें, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अवर कंट्री एवरी सिटीजन्स, यहाँ क्या है, इन अवर कंट्री एवरी सिटीजन्स who fulfill the criteria under constitutions may be appointed the leader or major political party or head of the government। अब ये क्या करें, हमारी कंट्री के अंदर जो हर सिटीजन्स है वो अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, तो हो सकता है वो मे बी अपॉइंटेड द लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो अपॉइंट कर सकता है लीडर ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंसान खुद भी लीडर बन सकता है, ठीक है, मगर सिलेक्ट कौन करेगा, जो आम जनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सीम सक्सेसफुल व्हेन द सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक मीन्स द सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। फिर वही बात बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल जब होगी जब सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक मीन्स, जैसे कि सोसाइटी इज़ फ्री हो जाए, यानी सोसाइटी जो है सारी जो डेमोक्रेसी से आ जाए। डेमोक्रेसी मतलब सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस हट जाए, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर, तो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है, सक्सेसफुल गवर्नमेंट बन जाएगी हमारी।
द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी हैव स्पॉइल्ड द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ सोसाइटी। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैं या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैं या इकोनॉमिक डिस्पेरिटी हैं, ये सब क्या कर देती है? स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, बेकार कर देना। हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप जो है सोसाइटी का, उसे उस सिस्टम को पूरा बर्बाद कर देती है, बेकार कर देती है। कौन? ये डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं। ऑल मैन, वुमेन एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। जितने भी लोग हैं, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, जितने भी हैं, हर सेक्शंस के लोग, हर सोसाइटी के लोग शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उन्हें बराबर हक देना चाहिए, बराबरी तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ ऐसा नहीं कि कोई अच्छी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, अमीर सोसाइटी से, तो उसे इज्जत दे रहे हैं, कोई गरीब है तो उसे बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, हर किसी को बराबर का हक है। एंड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, और हर किसी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ और सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए और बढ़ोतरी के लिए। नो वन शुड गेट प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस और बर्थ। सेक्स मतलब जेंडर यहाँ पर, ठीक है, मेल या फीमेल। कोई भी आदमी, उसे ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, कोई उसे छूट नहीं मिलनी चाहिए, या मतलब ये कह लिए कि उसे कोई ऐसा हक नहीं मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा वो नहीं मिलना चाहिए हक कि वो जो है इस रिलीजन का है तो इसे ज़्यादा हक मिलने चाहिए, इसके ज़्यादा राइट हैं, या इस कास्ट का है जैसे कि ब्राह्मण है तो इसका ज़्यादा हक है, ये दलित है तो इसका कोई हक नहीं है, या रेस या जेंडर को लेकर कि मेल है, आदमी है तो इसे जो है ज़्यादा खाना खाना चाहिए। पहले होता था ये, ठीक है, कि आदमी बाहर काम करता है तो वो ज़्यादा रोटी खाएगा और वाइफ घर में काम करती है तो वो खाना कम खाएगी। ठीक है, जहाँ फार्मर होते थे उनके घर में क्या होता था कि खाने की जैसे कमी है तो आदमी को खाना दे दिया जाता था कि अरे वो तो बाहर जाता है काम करने, मगर ऐसा नहीं है। औरत हो या आदमी हो या कोई भी जगह इंसान पैदा हुआ हो, कोई भी जगह हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, कोई भी मज़हब हो उसका, ठीक है, कोई भी उसकी जात हो, सबको बराबर का हक मिलेगा। अनटचेबिलिटी दैट एग्जिस्टेड इन अवर ओल्ड एज कास्ट रिडन सोसाइटी। अनटचेबिलिटी जो हमारे पुराने कास्ट रिडन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, मौजूद थी, हैज़ नाउ बीन अबोलिश बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, अ ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रिमूव ऑल द ओल्ड इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ सोशल डिफरेंसेस। और अगर हम बात करें ट्रू डेमोक्रेटिक, सच ही में अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें जो सच ही में डेमोक्रेटिक हो, तो उसमें क्या है, उसमें सारे ओल्ड इविल्स, पुराने जो ख़राब चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर से, सोशल डिफरेंसेस के जो सोसाइटी के सोशल डिफरेंसेस की जो जितनी भी बेकार चीज़ें हैं वो हटा दी जाएँ, तो वो क्या है, वो सच में ही माना जाएगा कि हाँ ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर फॉर हेल्दी सोशल लाइफ। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसने एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाया है हेल्दी सोशल लाइफ के लिए। ठीक है, मतलब हर किसी को बराबर का हक देने के लिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेशन, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है हर एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना। ठीक है, डैट इज़ एन एम्प्लॉयर, कोई जैसे कि एम्प्लॉयर है, कोई काम करने वाला है, शुड नॉट एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉइज़, उससे एम्प्लॉइज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाई ओनर, जैसे कि कोई मज़दूर है वो उसके मालिक के ज़रिए एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, है ना, उसे उसका मालिक जो है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, या कम पैसे नहीं, जैसे कि जो आम आजकल क्या होता है, जो डेली वेजर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उन्हें जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी से ट्रीट आते हैं क्योंकि वो जो है गरीब होते हैं या वो मज़दूर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बराबर का हक देना चाहिए। हाँ, उनका काम छोटा है, मेहनत अपनी वो मेहनत कर रहे हैं, वो जैसा उनका काम है वो उनका डिपेंड करता है, मगर आपको इक्वल समझना चाहिए उन्हें। ठीक है, पीजेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ज़मींदार, और जो पीजेंट होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो खेती करते हैं, जो पीजेंट होते हैं, किसान, ठीक है, वो किसके ज़रिए, ज़मींदार के ज़रिए, जो है लैंडलॉर्ड, जो ज़मीन का मालिक होता है, उनके ज़रिए एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। गाँव में क्या होता है, पहले गाँव में क्या होता था, जो किसान होते हैं उन्हें कह दिया जाता है तुम हमारे खेत पर काम करो। जो ज़मींदार होते हैं, जिनके पास जिनकी ज़मीनें होती हैं, उनके खेत पर, अपने खेत पर काम कराते हैं और थोड़ा बहुत अनाज देते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, उन्हें लोन दे देते हैं, टैक्स निकालते हैं, तो वो टैक्स में ही सारा पैसा काट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें वो धोखा देते रहते हैं, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। इफ़ देयर इज़ नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी देयर इज़ नो इकोनॉमिक जस्टिस, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ
जो दौलत है सोसाइटी के अंदर बराबर नहीं बांटी जाएगी तो वो होगा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस नहीं आएगा वहाँ पर, इकोनॉमिक इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक है। विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डज नॉट प्रीवेल, और इकोनॉमिक जस्टिस के बिना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी, ठीक है। प्रिवेल मतलब ऑपरेट नहीं हो पाएगी, नहीं लागू हो पाएगी, नहीं चल पाएगी। देयर एग्जिस्ट अ रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ अमंग द पीपल, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बराबर दौलत बांटने का, बराबर का हक होना दौलत पर, इसके लिए जो है क्या बनाया है, रूल बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कानून के अंदर। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली कैन बी फुलफिल्ड इफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रिवेल। तो अगर हम पूरी तरह से कहें कि ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है हमें, तो वहाँ पर क्या चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सिविल राइट मूवमेंट क्या है? सिविल राइट मूवमेंट आर द राइट नेसेसरी टू इंश्योर वंस एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द स्टेट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सिविल राइट मूवमेंट एक ये नेसेसरी हक है, राइट है, टू इंश्योर वंस एबिलिटी, मतलब एक इंसान का ये पार्टिसिपेशन कि उसे हक देना कि वो किसी भी सिविल या पॉलिटिकल लाइफ, ज़िंदगी के अपने किसी भी सिविल या पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाए, उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसे ये बताना कि आप इसके काबिल हैं, ठीक है, उसे ये हक देना कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। इट इंक्लूड्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन बाय द लॉ एंड द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इसमें क्या आता है कि हर इंसान को रिस्पेक्ट देना, बराबर का रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन, हर इंसान को बराबर की इज्जत देना, बराबर का किस लिए कि कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन बाय द कानून मतलब बाय द लॉ, एंड द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, और बराबर का एन्जॉयमेंट, जैसे अमेरिका में क्या था, पहले काले जो अमेरिकन थे, जो काले लोग थे, उन्हें हक नहीं दिया जाता था, अभी उसकी बात करेंगे, तो वही करें, एन्जॉयमेंट, बराबर का हक देना, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइक इंडिया मैनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग ओवर द इशू ऑफ इक्वलिटीज़। इंडिया की तरह बाकी भी और जगहें हैं जहाँ पर स्ट्रगल हो रहे हैं, मेहनत की जा रही है, अनइक्वलिटीज़ को लेकर लोग बाग इस पर लड़ाई कर रहे हैं कि हमें बराबर का हक दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पीपल वर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ऑफ द वाइट्स अमेरिका एंड द ब्लैक अमेरिकन्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या था, दो हिस्सों में लोग डिवाइड थे, वाइट अमेरिकन जो गोरे अमेरिकन थे एंड द ब्लैक अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, ये अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है। इट वॉज बिकॉज द एंसेस्टर अफ्रीकन अमेरिकन वर वंस द स्लेव हु वर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका। ऐसा हुआ होगा, जो पहले गोरे अमेरिकन थे, जो गोरे लोग थे अमेरिका के जो थे मेन, वो क्या करा होगा, उनके जो पुराने अफ्रीकन लोग थे उन्हें गुलाम बनाकर लाए, फिर अफ्रीका के लोग वहीं रहने लगे इस तरह से, फिर वहाँ उनकी भी पॉपुलेशन वहाँ पर हो गई, तो एक ब्लैक अमेरिकन होए, एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होए, तो अफ्रीका से इनके पुराने जो पुरखों जिन्हें कहते हैं, जो इनके परदादा दादा आए होंगे, उन्हें एंसेस्टर कहते हैं उन्हें, ठीक है। ये एंसेस्टर इनके यहाँ पर आए गए थे स्लेव्स के तौर पर, मतलब मजदूर के तौर पर, गुलाम के तौर पर। अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली एंड डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो थे यहाँ पर, जो अफ्रीका से अमेरिका में आए थे, उन्हें कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब वो लोग अमेरिकन हो गए थे, अफ्रीका इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनके जो दादा परदादा, जो पुराने ज़माने के लोग इनके गुजर गए, वो अफ्रीका के थे, ठीक है, मतलब ये बिलोंग करते थे अफ्रीका से एक तरह से। तो क्या था, एक्सट्रीमली अनइक्वली इनके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था, अनइक्वली बिहेव किया जाता था, और इन्हें कोई भी इक्वलिटी नहीं दी जाती थी, डिनाई था बिफोर लॉ, कानून के अंदर कोई इक्वलिटी नहीं थी इनके अंदर, इनके लिए। दे हैड नो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, कोई इनके पास ना सिविल राइट था ना पॉलिटिकल राइट था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग इन अ बस दे यानी ब्लैक हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और लीव द सीट देयर सीट फॉर अ वाइट पर्सन। क्या होता था पहले कि जो काले लोग होते थे, जो ब्लैक लोग होते थे, वो जो अमेरिकन होते थे, अगर वो आए बस में तो उनके लिए सीट खाली करनी पड़ती थी और पीछे जाकर बैठना पड़ता था, और अगर पीछे भी कोई आकर बैठ गया तो इन्हें खड़ा होना पड़ता था, ठीक है। इन्हें क्या करना पड़ता था, ब्लैक अमेरिकन को उनके लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। They were separate lunch counter. There were separate lunch counter for black and white and separate school for black and white. मतलब उनका लंच काउंटर है तो वो भी अलग है, उनके स्कूल हैं वो भी अलग हैं, ठीक है। They were
नॉट अलाउड टू मिक्स विद द वाइट्स, वो उन्हें ये इजाज़त नहीं थी कि गोरे लोगों के बीच में बैठें, गोरे लोगों से बात करें या उनके बीच से निकलें, ठीक है। उन्हें ये इजाज़त नहीं थी कि उनके बीच में आके तुम खड़े हो जाओ या उनकी कोई बात सुनो या उनसे बात करो, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइट फॉर इक्वलिटी द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड, और इन इक्वलिटी के लिए, इसी के लड़ाई के लिए सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सिविल राइट मूवमेंट क्या है, इसमें क्या हुआ, सिविल राइट मूवमेंट बिगेन इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1950 में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें इन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन थे, उनकी क्या डिमांड थी कि हमें बराबर का हक दिया जाए, और जो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस किया जा रहा है, रेस को लेकर, हमारे कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, हमारे साथ ऊंच नीच की बात हो रही है, या हमें जो हमारे साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, या हमें बराबर का हक नहीं मिल रहा है, उसे हमें बराबर का हक दिया जाए, ये सारी डिमांड की गई सिविल राइट मूवमेंट में। This movement initiated on 1st December 1955 with the incidents that happened with रोज़ा पार्क। और इसमें जो है ये सिविल राइट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जो कि रोज़ा पार्क के अंदर एक हादसा आया, उसमें क्या था, was an African American woman, she was tired from a long day at work, so she refused to give up her seat on a bus to white man on the 1st December 1995। क्या हुआ, एक ब्लैक लेडी बहुत काम करके आ रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई, तो वो उसने मना कर दिया एक गोरे आदमी को बैठने से कि मैं वहाँ से सीट से नहीं हटूंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बैठी रहूँगी, ठीक है। फॉर 1 दिसंबर 1995 में ये बात हुई थी। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड दिस केम टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। और ये जो इस औरत ने यहाँ पर मना किया था, और इसको लेकर सारे ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो सब खड़े हो गए इस बात को लेकर कि हाँ ये हमारा हक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम खड़े हो जाएं, हम भी लोग काम करते हैं, हम भी थकते हैं, बस हमारा यही, ये हम काले हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, मतलब इस पे सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे, वॉज एन इंस्पिरेशन टू पीपल ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट एंड ही शोड हिज फॉलोवर द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस पीसफुल रेजिस्टेंस इन अपोजिशन टू ब्लैक डोमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या किया, ये इंस्पिरेशंस थे, लोगों की इंस्पिरेशंस बन के आए और लोगों को इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के लिए कहा, जो ब्लैक अमेरिकन से उन्हें खड़ा किया, स्टैंड किया और अपना फॉलोवर बनाया, और नॉन वायलेंस करके, मतलब शांति का रास्ता, पीसफुल, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्रेसिव होकर गुस्से में कि तोड़ ताड़ कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आग जला रहे हैं, ठीक है, या इधर उधर जो धरने पे बैठे, मतलब नॉन वायलेंस, ठीक है, शांति के साथ इन्होंने, पीसफुल, शांति से इन्होंने अपनी बात कही, ठीक है। फिर क्या आता है इसमें, थ्रू द स्ट्रगल ऑफ द ब्लैक पीपल सिविल राइट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1964 एडी। और इनकी मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, ब्लैक पीपल के स्ट्रगल के बाद क्या हुआ, सिविल राइट मूवमेंट आ गया 1964 एडी के अंदर, ठीक है, 1964 ठीक है, 1964 के अंदर सिविल राइट मूवमेंट पूरी तरह से आ गया, यानी इन्हें भी अब बराबर का हक मिलने लगा यहाँ से। फिर क्या हुआ यहाँ पर, इट बैंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इसमें क्या क्या हुआ, इन्होंने बैन कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, रेस को लेकर, रिलीजन को लेकर या नेशनल ओरिजिन को लेकर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया यहाँ पर। ऑल स्कूल वर ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन ऑल्सो एंड दे नो लॉन्गर हैड टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। और इनके लिए वही सारे स्कूल यूज़ होने लगे जिसमें अमेरिकन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, अमेरिकन के बच्चे पढ़ रहे थे, सभी बच्चे बराबर एक साथ पढ़ने लगे। पहले की तरह नहीं कि उनके लिए जैसे सेपरेट स्कूल था, अलग स्कूल था कि तुम उस स्कूल में जाओगे, इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। इनके लिए क्या हुआ, सबके स्कूल एक हो गए। ऑल सिटीज़न वाइट एंड नॉन वाइट, सभी सिटीज़न चाहे काले हों या गोरे हों, ठीक है, वर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या हुआ, बिफोर लॉ, कानून के अंदर बराबर का हक दिया गया, और सारी चीज़ें जो कि गोरे लोगों को यानी वाइट अमेरिकन्स को मिलेंगी, सारे जो ये कह लिए प्रोटेक्शन, जितनी भी लॉ की तरफ से प्रोटेक्शंस मिल रही हैं, वो सारी प्रोटेक्शंस किसे मिलेंगी, ब्लैक को भी मिलेंगी। नेक्स्ट पेज, बट स्टिल द पुअरेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन सेक्शन ऑफ द कंट्री फेल टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल और अवेल बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। मगर आज भी जो गरीब अफ्रीकन अमेरिकन के जो गरीब सेक्शन हैं, गरीब जो पार्ट हैं, गरीब लोग हैं,
कंट्री के वो इस लायक नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में एडिशन ले पाएँ और अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हासिल कर पाएँ। किस वजह से? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, उनके पास ज़रिए नहीं हैं। अब ये केस स्टडी है, इसकी आपको एक बार रीडिंग करनी है और समझ लेना अपने आप। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। और ये जो ग्लॉसरी है इसे भी आप रीड कर लिया करिए, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो इसकी ग्लॉसरी भी आप रीड कर लिया करिए। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी चूज द करेक्ट आंसर, इसे हमें बुक में करना है। मैच द कॉलम बुक में करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमें बुक में करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं ये हमें कॉपी में करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्या है? वेयर डिड द सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस? सिविल राइट मूवमेंट कहाँ पर हुआ? यूएसए में हुआ था सिविल राइट मूवमेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप इस पर टिक कर लिए, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच दलित लीडर केम टू बी नोन एज द मसीहा ऑफ दलित? दलित लीडर कौन से थे वो जो कि मसीहा की फॉर्म में आए दलित के लिए? कौन थे वो? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर लिए। थर्ड क्या है? विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का जो सबसे एसेंशियल ज़रूरी एसेंशियल यानी जो एलिमेंट है वो कौन सा है? डेमोक्रेसी का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? इक्वलिटी यानी सबको बराबर का हक देना, पीपल्स पार्टिसिपेशन सबको पार्टिसिपेशन का हक होना, पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ का हक होना, या लाइबर्टी मतलब वो जो है इस काबिल होना वो अपनी राय दे सकें, वो सोच सकें उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इक्वलिटी, पीपल पार्टिसिपेशन, लाइबर्टी, ये सारी ही चीज़ें एलिमेंट में आती हैं, डेमोक्रेसी के एलिमेंट हैं ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कौन है? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? यूएसए के, तो इससे मिला दिए। सेकंड कौन है? हिटलर। हिटलर कहाँ का किंग था? कहाँ का रूलर था हिटलर? हिटलर था जर्मनी का, तो इस पर आप डी से मिला दिए। थर्ड क्या है? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर कौन थे? कहाँ थे? इंडिया के थे ये, ठीक है, इंडिया के थे BR अम्बेडकर। स्टेलिन कहाँ के थे? रशिया, यहाँ से मिला दिए, ठीक है। फोर्थ का क्या हो गया? ए। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है? डैश सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसने कहा था ये डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ABRA, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि जगह कम है यहाँ पर, ठीक है, छोटा लिखा है इसलिए मैंने। ABRAHAM, अब्राहम लिंकन। SLINCOLN, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, इन डेमोक्रेसी द रूल्स आर रिटन डाउन एंड इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। डेमोक्रेसी के अंदर रूल्स लिखे गए, कानून लिखे गए और रिटन डाउन लिखे गए एंड इट इज़ कॉल्ड, क्या उन्हें कहते हैं जो कानून लिखे गए? कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे जो रूल लिखे गए हैं हम अपने रूल को क्या कहते हैं? अपने लॉ को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या है? द राइट टू वोट इज कॉल्ड, इस चीज़ का हक होना कि हम इलेक्शन में वोट दे पाएँ, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या था कि जो एडल्ट लोग थे, जो बालिग लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्हें ये हक दिया गया था, ये उन्हें राइट दिया गया था कि वो, उन्हें ये राइट है कि वो अपना नेता चूज़ कर पाएँ, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चूज़ कर पाएँ, सिलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ, इफ़ देयर इज़ नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी देन देयर इज़ नो इकोनॉमिक जस्टिस। अगर मैंने बताया था इन इकोनॉमिक जस्टिस में क्या आता है? अगर नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, ठीक है, दौलत का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो वो किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। किसके अंदर? इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब ये हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं, ये हमें किस में करने हैं? दोनों कॉपी में करने हैं, और ये मैं अभी आपको टिक लगवा दे रहा हूँ, आपको ये कॉपी में कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? पूरा चैप्टर हम जिस पे पढ़ रहे हैं वही हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप क्या समझते क्या है? पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया आपने, समझा क्या? ठीक है, तो पेज नंबर 143 देखिए, यहाँ पर आंसर फर्स्ट डी है ना हमारा, डी एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? ये डी एक्सरसाइज है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। आंसर फर्स्ट डी, द डेमोक्रेसी से लेकर यहाँ तक, ये हमारी डेमोक्रेसी के बारे में इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक बताया है, ठीक है। कहाँ से कहा था? आंसर फर्स्ट, यहाँ से पूरा लेकर
दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक ये क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख लेना आंसर नंबर फर्स्ट डी का। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट डी पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ आर सोसाइटी एंड सिटीजन इंटरलिंक्ड। जो सोसाइटी है और जो सिटीजन है आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। तो पेज नंबर 146 पे यहाँ पर देखिए, केस स्टडी में है ये। यहाँ से सिंस से लेकर पूरा, पहले तो रिलीजन तक लिखेंगे, ठीक है, फिर इंडिया से लेकर कहाँ से कहाँ तक, सिंस से लेकर पूरा रिलीजन तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर इंडिया से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, पूरा डेमोक्रेसी तक, फिर एवरी वाली ये वाली लाइन यहाँ तक छोड़ देंगे, फिर दे से स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी तक लिखने के बाद इंडिया से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद दे से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा हो गया। कहाँ से कहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाली लाइन कट कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ये आंसर नंबर 2 हो गया डी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमें क्या बताना है इसमें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि आपके बुक में नहीं बताई गई है। तो ये मैंने क्वेश्चन कॉपी में लिख दिया है, तो इसे आप देख लिए और मैं आपको कॉपी दिखाने जा रहा हूँ। आंसर ये, इसमें मैंने ये आंसर लिख दिया है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कॉपी में करना होगा। पार्ट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर चैप्टर नेम, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, फिर क्वेश्चन 1 लिख के यहाँ पर आंसर पूरा लिखिएगा जो मैंने टिक लगाया है, फिर क्वेश्चन 2 लिख के पूरा आंसर लिखिएगा जो मैंने अभी आपको टिक लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे आप देख लिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए, वरना वीडियो पॉज करके इसे लिख लिए। क्या है इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। 2 तरह की नॉर्मली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाती है, 2 तरह की डेमोक्रेसी पाई जाती है। कौन कौन सी, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। पहली है डायरेक्ट और दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव। ये नॉर्मल है, वैसे पाई बहुत जाती है, मगर जो जनरली बात करते हैं हम कौन सी है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, द पीपल डायरेक्टली डेलिब्रेट एंड डिसाइड ऑन लेजिस्लेशन। मतलब डायरेक्टली डेलिब्रेट मतलब सीधे विचार से, डायरेक्टली सोच कर इसमें जो है चूज कर लिया जाता है, अपना लेजिस्लेशन बना लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है लेजिस्लेशन के अंदर। और इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू डेलिब्रेट एंड डिसाइड ऑन लेजिस्लेशन। जो कि डेलिब्रेट करने के लिए, सीधी तरह से सीधे विचार के लिए ये देखा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन होता है, इलेक्ट किया जाता है, चूज़ करा जाता है। इसमें डायरेक्टली बता दिया जाता है। ठीक है, सच एज अ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी, जैसे कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है उसके अंदर। ठीक है, वो किस में आ गई, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लिए यहाँ से यहाँ तक। बुक में नहीं है इसलिए मैंने आंसर इसमें कॉपी में लिख दिया है, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा करिएगा आप। मैंने तो नहीं करा क्योंकि मैंने टिक लगवा दिया है। ठीक है, मैं कॉपी हटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कौन था, पेज नंबर 145 पे अभी हमने पढ़ा है मार्टिन लूथर किंग कौन थे। यहाँ से देखिए, मार्टिन लूथर किंग से लेकर पूरा डोमिनेशन तक। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा इसका आंसर कहाँ तक है, डोमिनेशन तक। आंसर नंबर 4 डी का। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया ये डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज ई, आंसर दीज क्वेश्चन इन डिटेल। अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, इनके हमें डिटेल में आंसर देने हैं। पहला क्या है, डिस्कस द एलिमेंट दैट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो एलिमेंट बताओ जिसकी वजह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, अगर दुनिया में कहा जाए तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किस वजह से, वो एलिमेंट को बताओ। पेज नंबर 143 ओपन करिए। एलिमेंट जो थे डेमोक्रेसी के, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको इस तरह से। यहाँ पर क्या पूछा है, डिस्कस द एलिमेंट दैट मेक की डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर, क्या लिखेंगे पहले, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर। ठीक है, बीच में नहीं लिखिएगा, आंसर लिख के स्टार्ट कर दिएगा। आंसर की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर, फर्स्ट लिखेंगे इक्वलिटी, पूरा लिखेंगे ये इसके बारे में, फिर
प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन हेडिंग डाल के ये भी पूरा लिखेंगे यहाँ तक, फिर लायबिलिटी डाल के ये भी पूरा लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर नंबर फर्स्ट है। और शुरू में पहली लाइन में क्या लिखेंगे, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर, फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसे लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट, ई पार्ट का, एक्सरसाइज ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। अब अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का कौन सा हादसा था वो पूरा यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। तो ये बहुत बड़ा आंसर है, इसलिए हमने इसे ये कट कर दिया है, ठीक है। तो इसे आप कट कर दिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड टुडे। आज जो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेलिंग हो रही हैं, प्रिवेल हो रहे हैं, वो बताने हैं हमें, ठीक है। पेज नंबर 144 देखिए, पेज नंबर 144, आंसर नंबर 3 का ई, डेमोक्रेसी इन एक्शन में, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पर देखिए, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट। तो आंसर नंबर 3 पेज नंबर 144 आंसर नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लिया आप, ठीक है। 3 का ई है ये, ई एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन सी गवर्नमेंट जो है सबसे बेस्ट फॉर्म की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है पेज नंबर 143। इसका हमें रीज़न भी देना है, ठीक है, क्यों मानी जाती है। तो पेज नंबर 143 देखिए, स्टार्ट जो जहाँ हो रहा है हमारा चैप्टर, डेमोक्रेसी इज मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 है ई का, यहाँ पर यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। आंसर नंबर 4 है ये ई का, ई एक्सरसाइज का आंसर नंबर 4 है, यहाँ से यहाँ तक पहले, फिर यहाँ से लेकर स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर नंबर 4 यहाँ से पहले यहाँ तक लिखेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बार बार कह रहा हूँ मैं, देख लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर 4 का ई का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 ई पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और ये जितने भी एक्सरसाइजेज हैं ये आप बुक में कर लीजिएगा, और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है दोनों आप कॉपी में कर लीजिएगा। आगे तो कुछ है नहीं, आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।